नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। जंग के बीच और बढ़ी कच्चे तेल की कीमतें। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 104.55 प्रति बैरल डॉलर हो चुकी है और अमेरिकी बाजार में क्रूड ऑयल 99.13 प्रति बैरल पहुंच चुका है। तो लगातार इस वक्त जो है इस महायुद्ध की वजह से कच्चे तेल के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है और इससे बड़े इकोनॉमी पर भी साफ तौर पर असर पड़ेगा। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने की वजह से ये तस्वीरें हैं। हालांकि अब ईरान जो है वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत अमेरिका और इजराइल की तरफ से हुआ है और ऐसे में अमेरिका और इजराइल को ही सीज फायर के लिए सबसे पहले आना होगा। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक ही सीमित नहीं रहा, इसका असर सीधे दुनिया की जेब पर भी पड़ने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने ग्लोबल ऑयल मार्केट में भूचाल ला दिया। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है और एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दिया है कि अगर हालात और बिगड़े तो कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा है दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हार्मुज स्ट्रेट की, जहां जंग का साया मंडराने लगा है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या मिडल ईस्ट की जंग से वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर टूटने वाली है। मिडल ईस्ट की जंग अब दुनिया की अर्थव्यवस्था को झंझोड़ने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। ब्रेंट क्रूड $106 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है, जबकि यूएस WTI क्रूड भी $100 प्रति बैरल के पार निकल चुका है। ये पिछले करीब 30 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है और विशेषज्ञ इसे 1970 के दशक के बाद का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट बता रहे हैं। तेल की कीमतों में ये उछाल सिर्फ बाजार की हलचल नहीं है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव। जैसे जैसे जंग का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे निवेशकों और बाजारों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। डर ये है कि अगर जंग ने समुद्री रास्तों को प्रभावित किया तो दुनिया की तेल सप्लाई पर संकट खड़ा हो सकता है। महायुद्ध क्या, कच्चे तेल में उछाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर बढ़े कच्चे तेल के दाम। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंची। ब्रेंट क्रूड $106 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा। यूएस WTI क्रूड $100 के पार। 30 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची कीमत। 1970 के दशक के बाद का सबसे गंभीर ऊर्जा संकट। इस पूरे संकट के केंद्र में है हॉर्मुज स्ट्रेट। ये दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइफलाइन मानी जाती है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का करीब 20% इसी रास्ते से गुजरता है। हर दिन करीब 1,78,00,000 से 2,08,00,000 बैरल कच्चा तेल यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और UAE जैसे बड़े तेल निर्यातक देश इसी रास्ते से दुनिया को तेल भेजते हैं। एशिया के लिए तो हॉर्मुज स्ट्रेट और भी ज्यादा अहम है। हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का करीब 20% हॉर्मुज से गुजरता है। रोजाना 1,78,00,000 बैरल से 2,08,00,000 बैरल कच्चा तेल इस रूट से जाता है। ईरान खुद रोजाना 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है। इराक, कुवैत, सऊदी अरब और UAE भी इस रास्ते से तेल निर्यात करते हैं। इस रूट से ज्यादातर एशियाई देशों को तेल का निर्यात होता है। 2022 में हॉर्मुज से गुजरने वाले कुल तेल का 82% एशियाई है। 2022 में इस रास्ते से गुजरने वाले कुल तेल का करीब 82% एशियाई देशों का गया था और भारत भी इन्हीं देशों में शामिल है। भारत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। भारत के कुल कच्चे तेल का करीब 50% इसी रास्ते से आता है। हर दिन भारत में करीब 25 से 27 लाख बैरल तेल आयात होता है, जो इराक, सऊदी अरब, UAE और कुवैत से आता है। सिर्फ तेल ही नहीं, भारत की करीब 60% LNG सप्लाई भी इसी रास्ते से होती है। कतर और UAE से आने वाली गैस और देश की LPG सप्लाई भी इसी समुद्री रूट पर निर्भर है। भारत के कच्चे तेल का
50% हॉर्मुज़ के रास्ते से आता है। भारत में रोजाना 25 से 27 लाख बैरल तेल आता है। इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आता है तेल। भारत की करीब 60% एलएनजी हॉर्मुज़ रास्ते से आती है। कतर और यूएई से भारत आती है एलएनजी। भारत में एलपीजी की आपूर्ति भी हॉर्मुज़ के रास्ते से होती है। युद्ध का असर सिर्फ तेल बाजार तक सीमित नहीं है, एयरलाइन इंडस्ट्री भी इसकी चपेट में आ गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते खतरे की वजह से सिविल फ्लाइट ऑपरेशंस में करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है। जंग शुरू होने के बाद से अब तक तकरीबन 48,000 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं, क्योंकि ईरान का हवाई क्षेत्र यूरोप और एशिया के बीच एयर कनेक्टिविटी का अहम कॉरिडोर माना जाता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर दुनिया के कई देशों में दिखाई देने लगा है। अमेरिका में तेल के दाम करीब 16% बढ़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में 18%, जर्मनी में 13% और चीन में करीब 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि फिलहाल भारत में कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन अगर जंग लंबी चली तो असर यहाँ भी पड़ना तय माना जा रहा है। ईरान जंग के बाद बढ़े तेल के दाम। अमेरिका 16%, ऑस्ट्रेलिया 18%, जर्मनी 13%, चीन 10%, भारत 0%। विशेषज्ञों की चेतावनी साफ है, अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव और बढ़ा या इस समुद्री रास्ते को बंद करने की कोशिश हुई तो कच्चे तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। और ऐसा हुआ तो सिर्फ तेल बाजार ही नहीं बल्कि पूरा वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। मिडिल ईस्ट की जंग फिलहाल मिसाइलों और सैन्य ताकत के बीच लड़ी जा रही है, लेकिन इसका असली असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो तेल की ये आग दुनिया भर की महंगाई और आर्थिक संकट को और भड़का सकती है। तो स्टेट ऑफ हार्मोज बंद होने से इसका असर जो है वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, मनोज कुमार विदेश मामलों के जानकार, रवि अरोड़ा विदेश मामलों के जानकार। हिमांशी जी, मैं सबसे पहले तो आपके पास ही आऊंगी क्योंकि हर एक दिन बदलते हालात हम देख रहे हैं और ऐसे में रीजनल वॉर जो है अब ग्लोबल वॉर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आने वाले समय में अब ये वॉर जो है किस डायरेक्शन में जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? नमस्कार, जय हिंद। देखिए तरन्नुम, जिस तरीके से वॉर के हालात हैं, मुझे कुछ दिनों तक तो ये लग रहा है कि ये रुकेगा नहीं, चाहे कोशिश कितनी भी की जा रही है। लेकिन देखिए, अगर हम पिछले साल का आंकड़ा लें तो पिछले साल जो मार्च 25 के जो कुछ 12-14 दिन थे, उसमें 700 के करीब ऑयल टैंकर्स वहां से पास हुए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब इस समय हम देखें तो 70 से भी नीचे आ गए हैं। तो जहां से आप देखें कि विश्व में जो तेल की आपूर्ति है, अगर पूरे विश्व का 20% तेल वहां से गुजरता है, उसको एकदम आप गायब कर दीजिए तो 80% पे पूरे विश्व का चल पाना बहुत मुश्किल है। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था उस समय इतने बुरे हालात नहीं थे, लेकिन 48,000 से ज्यादा आपकी जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ही इनका खार्क द्वीप है, जिसपे कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हमला किया है, लेकिन उन्होंने अमेरिका की तरफ से ये बयान आया कि उन्होंने जो पेट्रोलियम के इनके जहां पे उत्पादन होता है उसको नहीं छेड़ा है, लेकिन आसपास जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको इन्होंने हमला किया है। तो युद्ध के हालात अगर इस तरह से रहे तो अरामको जैसी जो इतनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। जहां जहां तेल के कुएं हैं वहां कोशिश की जा रही है कि पलटवार किया जाए। तो हालात बहुत खराब हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट भी हमारी काफी इस तरह की चेतावनियां दे रही है कि हमारे पास एटलीस्ट पेट्रोलियम और डीजल के तो रिजर्व्स हैं और हमने कुछ तेल बांग्लादेश को भी एज गिफ्ट किया है, तो हमारे यहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब नहीं है। लेकिन क्योंकि जैसा लोगों ने कोरोना के टाइम पे देखा था कि सरकार कह रही थी कि कुछ दिन का लॉकडाउन है, फिर लंबा लॉकडाउन हो गया था, तो उस तरह जो एक लोगों में पुराना जो डर होता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। नो डाउट कि विश्व में हालात खराब है। अमेरिका में देखिए, जो उनका इंटरनल भी प्रोडक्शन होता है, फिर भी उनकी शेल कंपनीज ने विश्व स्तर पे अपने लोगों को तेल देना शुरू कर दिया, मुनाफाखोरी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखते हैं तो वो ज्यादा पैनिक में आते हैं। तो हालात खराब है, लेकिन इतने खराब नहीं है कि लोग बहुत ज्यादा पैनिक में इस समय आए। हाँ, हो सकता है अगर कुछ समय के बाद स्थिति ऐसी ही चली तो शायद पैनिक होने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि लोग डर में जल्दी जीते हैं और फॉग ऑफ वॉर है, देखिए सच्ची खबरें मिलती भी नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं पैनिक का माहौल आ रहा है। तरन्नुम, मुझे लगता है कि
दुनिया को थोड़ा और पेशेंस रखना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं उन पे बहुत ज्यादा असर ना पड़े। क्योंकि अब हम जो देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि कालाबाजारी सरकार कोशिश कर रही है कि रोक दी जाए, लोग लंबी क्यूज में आ रहे हैं और एक दूसरे से लेकिन बाद मैम में इस वही है कि तरीके से असर जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, चाहे वो असर थोड़ा हो या बिल्कुल। ज्यादा है, असर जरूर है। मनोज जी, मैं आपके पास जी। ही आऊंगी। और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज मान लेते हैं लंबे वक्त तक अगर बंद रहता है तो वैश्विक स्तर पर इसका असर जरूर पड़ेगा। क्या लगता है कूटनीतिक तौर पर कितने बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए तरन्नुम जी, एक चीज तो हमें ये समझना होगा कि ये जो ऑयल क्राइसिस अभी जो दिख रहा है ये पहले भी हो चुका है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो 1973 में भी ऑयल संकट आ चुका था। बिल्कुल। 1990 में भी खाड़ी युद्ध के समय हुआ था, और 1979 जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था उसमें हुआ था, और उस समय भी लगभग 4 गुना कीमत बढ़ा था। तो ये इतिहास है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से और आज की डेट में बहुत बड़ी है। सबकी डिपेंडेंसी एनर्जी सेक्टर पे, ऑयल और गैस पे बढ़ी हुई है। अब रही बात, आपने जो डिप्लोमेसी की बात की, तो देखिए डिप्लोमेसी विफल हुआ तभी आज ये युद्ध हो रहा है, और शायद अगर डिप्लोमेसी सही हुई रहती तो शायद ये युद्ध नहीं होता। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया है, और वो बिल्कुल स्ट्रेटजी के हिसाब से उन लोगों ने वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो चीजें उन्हें अचीव करना था करते जा रहे हैं। अब रही बात वहां पे जिस तरीके से ईरान ने अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो बंद किया है, वो उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी वही है, और उसी के माध्यम से वो चाहता है कि पूरे वैश्विक दबाव बने अमेरिका और इजराइल के ऊपर, और जिसके चलते वो बार्गेन कर सके। क्योंकि वो, हम सब जानते हैं कि ईरान युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, वो उसे पता है। और हमारा वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आ चुका है कि हम $200 अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल को करना चाहते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका दबाव किसके ऊपर पड़ेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि देखिए हम सबकी डिपेंडेंसी पूरे विश्व के, और खास करके यूरोपियन देश और साउथ एशिया रीजन में अगर देख लीजिए तो एक तरीके से लाइफ लाइन है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और भारत भी कहीं उससे अछूता नहीं रहेगा। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि देखिए डिमांड बढ़ा नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन में रुकावट आया है। तो अगर ये लंबा युद्ध चलता है तो ये ऑब्वियस है कि ये भारत में भी इसका असर पड़ेगा, और नो डाउट यूरोपियन नेशन में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, अब जैसे देखिए ट्रंप ने जिस तरीके से अभी स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन मनोज जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करना भी इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मैं एक चीज फिर ये कहना चाहूंगी, इसके पीछे के गेम को समझने की जरूरत है। क्योंकि आज बताइए वेनेजुएला के तेल पे किसका कब्जा हो गया, ईरान के तेल पे किसका कब्जा होने जा रहा है, जहां से सप्लाई हो रहा था उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट के जितने भी जो देश हैं उस पे तेल पे किसका कंट्रोल है? आप देखिए अमेरिका उसके पीछे बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक पूरे वर्ल्ड को जिस तरीके से डॉलर का जो डी-डॉलराइजेशन को लेके एक डिबेट चल रहा था, और उसका एक ऑप्शनल सब्स्टिट्यूट तैयार होने की बात हो रही थी, और अभी देखिए उसी को काउंटर करने के लिए अभी ईरान ने बोला है कि हम युआन के में जो करेंसी जो यूज करेगा उसको हम सप्लाई के लिए रास्ता खोलेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें चाइना की भी भूमिका दिख रही है, और चाइना जिस तरीके से एक तरीके से इंटरनली सपोर्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये युद्ध और बढ़ सकता है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए युद्ध किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। आज जिस तरीके से वहां पे लोग मर रहे हैं, वो चाहे ईरान में हो या इजराइल में हो या फलस्तीन में या लेबनान में, ये मानव के सुरक्षा के लिए कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। फाइनली एट द एंड ऑफ डे हम पूरे विश्व को शांति व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था एक डिस्टर्ब हो रहा है, और उस अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मुझे दिख रहा है वो अमेरिका को हो रहा है। क्योंकि आप देखिए वो डिफेंस का उसका प्रोड्यूसर है, दूसरा एनर्जी सेक्टर पे उसका कंट्रोल बढ़ते जा रहा है, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। पहले वेनेजुएला के माध्यम से किया, अभी ईरान के माध्यम से कर रहा है, और पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब कर दिया। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखना होगा। बिल्कुल मनोज जी, जैसा कि आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा आपने बताया कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन युद्ध नहीं हो सकता। रवि जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करके ईरान अमेरिका पर दबाव बना रहा है, बाकी मुल्कों पर भी एक दबाव बना रहा है कि बाकी मुल्क अमेरिका पर दबाव बनाए ताकि वो सीज फायर कर दे और वो ईरान के सामने घुटने टेक दे? क्या लगता है आने वाले समय में ऐसी कुछ तस्वीरें हम देख पाएंगे? क्योंकि इसी बीच खबर ये भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है स्टारमर से बातचीत हुई है, और इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। जी तरन्नुम जी, लगातार जिस प्रकार से खेल जो पूरा है ये तेल का ही खेल है, और सच्चाई है कि अमेरिका इस खेल में विजेता बनना चाहता है। और लगातार जिस प्रकार से ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज पर लगातार पूरा नाकाबंदी कर दिया, उसके बाद से आप देखिए आज अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को बयान देना पड़ रहा है, और लगातार न सिर्फ ब्रिटेन से बल्कि चीन से, जापान से, साउथ कोरिया से अपनी युद्ध पोत लेने के लिए कह रहे, पूरी दुनिया से जिन देशों में भी स्टेट ऑफ हार्मुज से के रास्ते पेट्रोल या गैस जाती है, उन सभी देशों को आह्वान किया है
डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो आए अपनी युद्ध को भेजे ताकि इस रास्ते को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोला जा सके। लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं ईरान ने बेशक से हथियारों से वो नहीं जीत सकता, लेकिन आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और सच ये भी है कि आज पूरी दुनिया के अंदर इसका असर दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ एशिया की हम बात करें, ना सिर्फ साउथ एशिया की बात करें, बल्कि यूरोप के अंदर भी सबसे ज्यादा असर दिख रहा है वहां। जिस प्रकार से अभी अब आपने रिपोर्ट में दिखाया कि अमेरिका में किस प्रकार से रेट बढ़े, किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में रेट बढ़े, मतलब पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं इससे जो है पूरी में हलचल मच चुकी है। तो कहीं ना कहीं ईरान की जो नाकाबंदी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, वो दबाव एक बनाने की कोशिश है और शायद उसमें वो कामयाब होता भी दिख रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान, जिस प्रकार से वो ब्रिटेन के आगे बात कर रहा है, जिस प्रकार से वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे देशों को कह रहे हैं कि वो बीच में अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब साफ है कि अमेरिका दबाव की स्थिति में आ चुका है। लेकिन सच्चाई ये है कि IRGC जो ईरान है वो झुकने वाला नहीं है। मैं फिर एक बात कहूंगा, देखिए वो हार जाएंगे लेकिन वहां पर रह देंगे। आप यह समझिए कि जिस प्रकार डिटोलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो आखिर इराक में क्या सद्दाम हुसैन के पास कुछ मिला था? कुछ नहीं मिला था। जो गद्दाफी को जिस प्रकार से मारा गया, लीबिया में जिस प्रकार से अमेरिका ने किया, क्या वहां कुछ मिला था? ऐसे परमाणु कार्यक्रम के नाम पर अमेरिका सिर्फ और सिर्फ तेल का खेल खेल रहा है और ये पूरी दुनिया जानती है। एक चीज और है कि ये चीज अमेरिका को भी पता है कि ईरान का इतिहास कैसा रहा है और ईरान झुकने वालों में से नहीं है। तो अमेरिका और इजराइल ने क्यों संयुक्त रूप से ईरान पर ये बड़ी कार्रवाई की है? क्योंकि उस वक्त भी हम देख रहे थे कि बातचीत का दौर जारी था, लेकिन अचानक से ईरान पर अटैक कर दिया जाता है। तरन्नुम जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा न सिर्फ बड़बोले हैं बल्कि फैसले लेने में भी शायद जल्दबाजी कर जाते हैं। उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर इतना ज्यादा दबाव था। दबाव सिर्फ इजराइल का नहीं था, कहीं ना कहीं सऊदी अरब का भी दबाव था, कहीं ना कहीं दूसरे कुछ देश भी शायद दबाव बना रहे होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह डिसीजन कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी दे गया। और आप समझिए आज अमेरिका की जो आर्थिक हालत हो चुकी है, मतलब कहीं ना कहीं 2 अरब डॉलर लगातार जिस प्रकार से पेंटागन दैनिक खर्च हो रहा है, मतलब मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी रकम है। और जिस प्रकार से वहाँ की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना शुरू हो चुका है, वहाँ पेट्रोल महंगा होना शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब भी युद्ध होता है तो उसके दूरगामी उसके रिजल्ट होते हैं। कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि अछूता अमेरिका भी नहीं रहा। यह सही है कि जो ईरानी रियाल है वह पूरी तरह से चरमरा चुका है, वहां की करेंसी को पूरा, जिससे मैं समझता हूँ अमेरिका ने खत्म कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी IRGC जवाब दे रही है, अभी भी वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा छुड़ाने में अमेरिका नाकामयाब दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप ये बात समझने बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, अमेरिका जो है अपने मकसद में वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाया है। हिमांशु जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से तनातनी बनी है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटिश के PM स्टारमर से बातचीत करते हैं, स्टारमर जो है कनाडा के PM से बातचीत करते हैं, लगातार अब बातचीत का दौर इस बीच देखने को मिल रहा है, तनातनी भी बरकरार है, नेवल वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है ये 21 किलोमीटर चौड़ा है और जो ईरान है उसके पास में 3000 के करीब नेवल माइंस हैं। अगर वो 1 किलोमीटर में 1 माइन भी लगाते हैं तो भी उनके पास माइंस बचेंगी। दैट इज द कंडीशन। और ऐसा नहीं इन्होंने पहले चोक नहीं किया था, पहले भी इन्होंने चोक किया था जब ब्रिटिश नेवी ने आके वहां से रिमूव किया था। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जल्दबाजी या अपनी बेवकूफी कहिए या ये कहिए कि क्योंकि उनको जब इलेक्शंस हुए थे तो ऑयल कंपनीज ने उनको फंड किया था, यही हमें वेनेजुला में देखने को मिला था। तो वो दबाव में कहीं ना कहीं आके इन्होंने जल्दबाजी में ये हमला किया है। इनकी जो कैलकुलेशंस है वो मिसकैलकुलेशन हुई। इनको लगा शायद थोड़े दिन में जैसे ही टॉप लीडरशिप को खत्म करेंगे तो ईरान में बवाल आ जाएगा और ये शायद कब्जा कर लेंगे, वो हुआ नहीं है। अब जिस तरह से 17 दिन ये युद्ध खिंच गया है और एवरीबडी मींस इट्स अ ग्लोबल विलेज और हर कोई कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। पहले ये कहते थे कि हमें बातचीत नहीं करनी है, अब ये हालत हो गई कि इनसे कोई बातचीत नहीं करना चाह रहा है, अब इनको बातचीत सबसे करनी पड़ रही है। स्पेन बहुत क्लियर है जिसने मना कर दिया। हम देखेंगे मेलोनी ने भी बहुत क्लियर कह दिया, वो अपने लोगों को पीछे खींच रही है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ रहा है और ईरान भले ही लहू लुहान है लेकिन उसके तेवर कहीं कम नहीं हो रहे। हमें पता है कि चाइनीज बाइडू सैटेलाइट उसको बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशंस प्रोवाइड कर रही हैं। रशिया उसके साथ, देखिए भले ही कोई सामने ना खड़ा हो लेकिन जब हमारे पीछे होता है ना कि हाँ भाई तुम लड़ लो, पीछे हम देख लेंगे। हिमांशु जी, जैसा कि मनोज जी ने भी जिक्र किया था, चीन का जिक्र किया और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है साफ तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हार्मुज
स्ट्रीट को वापस से सुचारू रूप से अगर चलाना है तो उसमें चीन मदद करेगा और चीन को दखल देना होगा, क्योंकि ये शायद उनको बहुत अच्छे से पता है कि चीन और ईरान की दोस्ती क्या है। तरन्नुम देखिए, अमेरिका का जो वॉर है वो अगेंस्ट ईरान नहीं है, वो अगेंस्ट चाइना ही है। चाइना में और अमेरिका में अपने अपने ऑयल रिजर्व्स हैं, इनके यहाँ खुद तेल निकलता है, लेकिन ये इतने स्मार्ट लोग हैं कि अपने तेल को ये नहीं छू रहे हैं, ये पूरे विश्व से उसको आयात करते हैं। और ये बहुत चीज क्लियर है। देखिए, जब जैसा मनोज जी ने भी कहा कि अगर वो कह रहे हैं हम युआन में जो आप करेंसी एक्सेप्ट करेंगे तो हम आपको यहां से आपकी शिप्स को आने जाने देंगे, तो जो डॉलर हेजीमनी है उसको तो ये तोड़ ही रहे हैं। और कहीं ना कहीं चाइना भी इस चीज को बहुत क्लियरली, देखिए चाइना बहुत शांत खेलता है और चाइना कभी भी सामने नहीं आता, वो डायरेक्ट इंगेज नहीं होता, तो चाइना कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। देखिए रशिया का भी इसमें बहुत, जिसको कहते हैं ना कि पांचों वो उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, अब आपने कह दिया है कि जिसको रशिया से तेल लेना है वो तेल ले लो। तो जो फायदे हैं वो एक्चुअली अमेरिका के जो एडवर्सरीज थे उन्हीं को हो रहे हैं, चाइना को फायदा हो रहा है। अमेरिका तो जो उसकी हालात है उसके बारे में हम बात ना भी करें तो भी इट्स सो मच ऑन इंटरनेट। रशिया वो एक तरीके से बहुत मजबूत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉलर हेजेमनी टूट रही है। और अमेरिका जब भी लड़ाई करता था वो इस बात पे करता था, उसने इराक पे भी इसीलिए हमला किया था कि आपने अदर देन डॉलर आपने व्यापार शुरू कर दिया है तेल का, तो पूरा इसका वर्चस्व जो है वो डॉलर हेजेमनी है। दूसरा, तेल के कुओं पे पूरा राज करना है। वो जो भी आपको एक्सक्यूजेस देते रहे, अल्टीमेटली अमेरिकन इकोनॉमी डॉलर से चलती है और हम सब अगर डॉलर से मैम आपको लग रहा है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो पा रहे हैं? जो उन्होंने चाहा वो हो रहा है, प्री प्लान तरीके से उन्होंने सब कुछ किया है। तरन्नुम, दिस इज द बिगेस्ट फेलियर जो डॉलर की, ये जो ऑयल की वजह से और ईरान पे हमले की वजह से हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अभी जिस तरीके से ईरान पलटवार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इजराइल की और अमेरिका की जो इंफॉर्मेशन थी अभी तक की कि अगर खत्म कर देंगे वहां पे सब कुछ बिखर जाएगा, वो नहीं हुआ है। दूसरा, जो इक्विपमेंट अभी यूज कर रहा है, क्लस्टर बम यूज हो रहे हैं और ईरान की तरफ से जिस तरह से भीषण बमबारी चली हुई है, इजराइल से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। अंदर अमेरिका में जो स्टैग इन्फ्लेशन है वो बढ़ने के सारे, स्टैग इन्फ्लेशन होता है कि जब लोगों को आपको नौकरी से निकालना पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और वो कहीं भी आपका जो मंदी है वो इतने स्तर पे आ जाती है कि लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। इनके देश के अंदर तेल के दाम बढ़ गए, फ्लाइट्स इनकी भी कैंसिल हो रही हैं, इनको अपने शिप्स देखिए जो इतने बड़े बड़े अब्राहम लिंकन जो लेके फारस की खाड़ी के आसपास खड़े हो गए, वो वापस करने पड़े हैं। मोरओवर इलेक्शंस में अब तो कोई सवाल ही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए, क्योंकि जब अमेरिका में बॉडी बैग्स वापस जाते हैं उनके लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अमेरिका बाहर युद्ध लड़ता है, उनकी यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन अभी ईरान की तरफ से एक चेतावनी आई है कि हम कैलिफोर्निया में भी हमला कर सकते हैं या फिर 9/11 की तरह कोई हमला हो सकता है जो अमेरिका स्वयं करा दे और ब्लेम हम पे डाल दे। और मैम कहीं ना कहीं ये बात अमेरिका को पता चल गया कि उसने ये बहुत बड़ी गलती की है। मनोज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि हम मिडिल ईस्ट के हालात देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बीच कहते हैं कि अब नाटो सहयोगी जो है, अगर उन्होंने इस महायुद्ध में अपना कोई भी योगदान नहीं दिया, अगर वो बीच में नहीं आते हैं तो नाटो देशों को भी आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे यूएन या फिर नाटो की तरफ से कोई मध्यस्थता के लिए आए। यूएन की तरफ से हालांकि फिर भी बयान सामने आया कि ये बातचीत से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन नाटो देशों की तरफ से किसी ने भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। देखिए तरन्नुम जी, ट्रंप जब 2.0 में जब आए हैं तब से आप उनके स्टेटमेंट और जो उनकी पॉलिसीज रही है वो बिल्कुल यू टर्न वाली पॉलिसी रही है। और अमेरिका जिस चीज के लिए जाना जाता था उसने पूरे एक तरीके से पूरे वैश्विक राजनीतिक में अपने आप को ट्रंप के माध्यम से एक्सपोज कर दिया। और उसका खमियाजा हम सब देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा देश नो डाउट आज के डेट में डिफेंस में सबसे पावरफुल नेशन है, उसकी 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिस तरीके से उसकी साख डे बाय डे गिरते जा रही है, तो उसका सिंगल एक ही कारण और वो है ट्रंप की पॉलिसी। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि देखिए अमेरिका जो है जिस तरीके से नाटो के ऊपर और खास करके यूरोपियन नेशन को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया और धीरे धीरे करके सब छोड़ रहे हैं, लेकिन आज वो जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब अपने जहाज भेजो वहां पे, चाहे फ्रांस हो, जापान हो, चाइना हो, इवन नाटो के जितने भी देश हैं। तो इसके पीछे वही है कि वो उन्हें पता है कि हम वहां पे अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए एक तरीके का एक ब्लेम गेमिंग की इस वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो स्थिति खराब हो रही है उसमें सिर्फ अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। आपका क्या पोजीशन है
और अभी जैसे हिमांशी जी ने जो बताया वो बिल्कुल वो अमेरिका की एक पॉलिसी रही है शुरू से कि वो हमेशा से एक ब्लेम पॉलिटिक्स करता है, क्योंकि और ऑब्वियस है कि उसने अपने जो उसके जो टारगेट थे उसने उसको अचीव कर लिया। उसने जिस तरीके से ईरान के जितने भी, अब देखिए उसका जो खुर्ग जो जगह था जहां पे सबसे ज्यादा लगभग 90% वहां से जो निकलता था उसके ऊपर भी अटैक करके उसने एक मैसेज दे दिया, और इसीलिए शायद आज ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रहा है। और दूसरा, जैसा कि हम सभी अब लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि देखिए एक चीज हमें समझना होगा कि अभी भी अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था को आप देख लीजिए तो वर्ल्ड के जितने शेयर मार्केट है सब जगह पे डाउन हो रहा है, लेकिन अभी भी देखिए तो अमेरिका का जो शेयर मार्केट है वो डाउन नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है। तो इसके पीछे की जो रणनीति है, जो डिफेंस लॉबी है, और खास करके शायद मनोज जी डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते थे कि मार्केट में भी अमेरिका को फायदा हो, और शायद वो उसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, आगे आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। यूपी के ऐतिहासिक 9.12 लाख करोड़ के बजट में युवाओं के लिए उपहार ही उपहार। काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का, गा रही है गीत यूपी योगी जी के नाम। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2059 करोड़ की सौगात। प्रदेश में होगी उत्तर प्रदेश एआई मिशन एवं साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना, डेटा सेंटर पार्क तथा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। टेक युवा समर्थ युवा योजना के अंतर्गत 25 लाख युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण। लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना एवं महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना से प्रदेश की आधी आबादी होगी पूरी तरह से सशक्त। मंडल मुख्यालय वाले प्रत्येक जनपद में होगा स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण। 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्यम और रोजगार में युवा नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। युवाओं के सपने हो रहे साकार। ये है डबल इंजन सरकार। खबरों के बाजार में शोर बहुत है, पर सच कहीं दब सा गया है। मैं लेकर आ रहा हूं ईमानदार और सच्ची खबर। मैं न पक्ष चुनूंगा न विपक्ष, न इधर जाऊंगा न उधर। जैसी खबर वैसी पहुंचेगी आपके घर। देखिए 16 आने सच मेरे साथ शाम 7 बजे न्यूज इंडिया पर। यूपी के ऐतिहासिक 9.12 लाख करोड़ के बजट में युवाओं के लिए उपहार ही उपहार। काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का, गा रही है गीत यूपी योगी जी के नाम। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2059 करोड़ की सौगात। प्रदेश में होगी उत्तर प्रदेश एआई मिशन एवं साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना, डेटा सेंटर पार्क तथा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। टेक युवा समर्थ युवा योजना के अंतर्गत 25 लाख युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण। लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना एवं महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना से प्रदेश की आधी आबादी होगी पूरी तरह से सशक्त। मंडल मुख्यालय वाले प्रत्येक जनपद में होगा स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण। 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्यम और रोजगार में युवा नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। युवाओं के सपने हो रहे साकार। ये है डबल इंजन सरकार। बाराबंकी के हिंद मेडिकल कॉलेज विवाद में अरबों के फर्जीवाड़े का खुलासा। हिंद चैरिटेबल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार आज 17वां दिन है इस महायुद्ध का। हर एक दिन बदलती तस्वीरें हम देख रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि हम मार्केट की बात कर रहे थे और वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका जिक्र आप कर रहे थे। देखिए तरन्नुम जी, ऑब्वियस है कि ये युद्ध जो हो रहा है ये बिल्कुल मतलब साधारण युद्ध नहीं है, और इस युद्ध ने जिस तरीके से अभी तो शुरुआत हुआ है और लगभग तीसरे हफ्ते में हम लोग प्रवेश मतलब इस युद्ध जा चुका है, और इसका असर लगभग विश्व के सारे देशों पे पड़ रहा है।
लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ईरान को भी ऑक्सीजन मिल रहा है। ईरान को भी इतने दिनों से युद्ध होने के बावजूद भी उसके पास हथियार कहाँ से मिल रहे हैं, उसके पास इकॉनमी कहाँ से आ रही है, इन सब सारी चीज़ों को अगर आप देखिए, स्टडीज कीजिए, तो इसके पीछे चाइना और रसिया की बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है। और मुझे तो लगता है कि अभी जिस तरीके से रसिया को एक ओपन विंडो अमेरिका ने दिया है उसके गैस और तेल को बेचने के लिए, तो ये भी कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि रसिया भी एक डिफेंस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। क्योंकि आज के डेट में रसिया डिफेंस ईरान को नहीं दे सकता है, क्योंकि वो पिछले 3 से 4 सालों से तो रसिया यूक्रेन क्राइसिस में उलझा हुआ है। और चाइना जिस तरीके से, और चाइना की बात, चाइना के इंटरेस्ट की बात ईरान कर रहा है, वो चाह रहा है कि जो खास करके जो भी बिजनेस हो उसके युआन में हो। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि लड़ाई नंबर 1 और 2 की है, और अमेरिका पूरी तरीके से चाहता है कि हम चाइना को किस तरीके से काउंटर करें। और अभी आने वाले समय में आप देख सकती हैं कि ट्रम्प का विजिट भी होने वाला है चाइना। तो ये एक दिखाता है कि एक तरीके से इन लोगों ने युद्ध करके पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिति खराब कर दी। और आप अगर मार्केट के हिसाब से देख लीजिए, तो यही जो देश है जो युद्ध कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी ग्रो हो रही है और बाकी देशों की इकॉनमी डाउन हो रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में विश्व के सभी देशों को यूनाइट होना पड़ेगा, तभी जाके इस तरीके के हेजेमोनियल पावर को आप काउंटर कर सकते हैं। क्योंकि आज देखिए जो ट्रेड का जो सिस्टम है, आप देखिए जिस तरीके से भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील किया और फिर उसके बाद से अमेरिका के साथ डील किया। कल तक यही अमेरिका बोलता था कि रसिया यूक्रेन क्राइसिस का कारण भारत है, और आज तुम खुद बोल रहे हो कि आप रसिया से तेल खरीदो। तो ये जो इंटरेस्ट और चूज बेस्ड जो इनका इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं अमेरिका पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, जैसा आपने बताया कि जो चुनाव में हो सकता है कि ट्रम्प को जाना पड़े, और जिस तरीके से वहाँ पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो आंतरिक जो दबाव बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रम्प की साख को और कमजोर करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर मनोज जी हर एक एस्पेक्ट पर इसका असर होगा। रवि जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या ये युद्ध कोल्ड वॉर जैसी स्थिति में पहुंच चुका है और ब्लॉक पॉलिटिक्स पैदा कर सकता है आने वाले समय में? जी, सच्चाई तो यही है कि तरन्नुम जी, किस प्रकार से आप समझिए कि ईरान के अंदर जिस प्रकार से पूरे हालात, वहाँ की पूरी इकोनॉमी को खत्म कर दिया गया, उसके बाद जिस प्रकार से हमला शुरू हुआ, और उसके बाद आज ईरान लगातार आज 17 दिन हो चुके हैं और सामने 2 ताकतवर देश खड़े हैं, एक अमेरिका और एक इजराइल। उसके बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, और जो लगातार ईरान जवाब दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी तो उसने खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें, क्योंकि इजराइल ने अभी एक नक्शा जारी किया है जिसमें भारत को ही बताया गया कि राजस्थान और गुजरात के तो 1000 किलोमीटर वाली मिसाइलों में आ जाएंगे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जो है वो खुर्रम शहर के अंदर में आता है। तो मतलब यह कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति बनाने की इजराइल और अमेरिका कोशिश करें दुनिया भर के देशों से। तो ऐसे में पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, तो देखिए पूरा मिडिल ईस्ट हो ही चुका है, और जबकि रमजान का महीना चल रहा है, उसके बावजूद आप समझिए कि पूरा को ना चाहते हुए इसमें ही होना पड़ रहा है। तो यह साफ दिखा रहा है कि किस प्रकार से कि हम एक जो है वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, और लंबा जितना युद्ध लंबा खींचेगा, क्योंकि 17 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अमेरिका के पक्ष में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मतलब साफ है कि जवाब लगातार दिया जा रहा है। और ऐसे में जो पीछे की पॉलिटिक्स है, चाहे हम बात करें ईरान की, चाहे बात करें रशिया की, या बात करें चीन की, यह पूरी तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि मुश्तबा खामनेई के बनने के बाद खुद व्लादिमीर पुतिन ने उनका स्वागत किया था, मतलब उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उनको बधाई दी थी। तो ऐसे में यह साफ दर्शाता है कि पीछे की गेम चल रही है, और उसमें चीन और रूस बड़ा खेल रहे हैं। ऐसे में हम कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को और इजराइल को कहीं ना कहीं कमजोर करने की स्थिति। रवि जी, ये भी समझाइएगा, क्योंकि इस महायुद्ध में अमेरिका चाहते हैं कि कुछ सहयोगी दोस्त उनके साथ आकर खड़े हो जाए। कौन कौन से वो तमाम मुल्क है जो अमेरिका का साथ दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से सेकंड टर्म में आए हैं, उसके बाद से आते ही जैसे उन्होंने टैरिफ लगाया, ग्रीनलैंड पे जिस प्रकार से बात की, उससे नाटो जितने इनके यूरोपीय देश हैं उनसे नाराज हो गए, और ऐसे में वेनेजुएला पर जिस प्रकार से उन्होंने कब्जा किया, ईरान पे हमला किया। तो सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इमेज इतनी खराब कर ली है, कहीं ना कहीं सभी देश उनसे नाराज हैं। बेशक ना चाहते हुए कुछ देशों को उनका साथ जरूर देना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि खुद वहां की संसद ने बेशक से उनके इस युद्ध में उनकी साथ दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां की आवाम, वहां की सेना इस युद्ध से खुश नहीं है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, देखिए अमेरिका के साथ कौन खड़ा होगा यह अलग बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ कौन खड़ा होगा यह बहुत बड़ी बात है, यह समझने वाली बात है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन से कोई भी मुल्क इस समय पर खुश नहीं है, उन्होंने सबको नाराज कर रखा है। बेशक से एक मजबूरी जरूर है कुछ देशों की
कि उनके साथ खड़ा होना पड़ रहा है। उसमें कुछ यूरोपीय देश भी है, नाटो के देश भी हैं और एशियाई देश भी है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके साथ खड़ा कोई नहीं होना चाहता, क्योंकि उनके डिसीजन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ऐसे में उनकी नंबर 1 बनने की लड़ाई, उनकी तेल की लड़ाई कहीं ना कहीं दुनिया के कई देशों को जिस प्रकार से उन्होंने मैं समझता हूँ जो आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, तो इसको लेकर खुश नहीं है। तो ऐसे में हालात दो फाड़ में होती हुई दुनिया दिख रही है, लेकिन सच्चाई है कि उनके साथ कितने मुल्क खड़े होंगे यह अभी कहना जल्दबाजी होगा। क्योंकि देखिए अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पोजीशन थी, जो फर्स्ट टर्म में आए थे बिल्कुल ठीक थे, जो बाइडेन के टाइम पे भी कोई ऐसे हालात नहीं बने, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप सेकंड टर्म में आए हैं, उन्होंने जिस प्रकार के हालात पूरी दुनिया में खींच दिया, एक रेखा से खींच दिया, उसके बाद देखिए जितने भी मुस्लिम देश हैं, बेशक से वो ईरान के साथ मिडिल ईस्ट के देश ना खड़े हों, लेकिन वहां के लोग कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है वो इस बात को मानते हैं कि अमेरिका अपना दबाव कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से बना रहा है। तो इस बात को लेकर पूरी दुनिया में लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो ऐसे में दुनिया दो फाड़ में होती दिख रही है। और अगर युद्ध होता है तो यह मैं बता दूं कि कई देशों बेशक से दबाव की राजनीति के कारण, क्योंकि अभी नॉर्थ कोरिया ने देखिए किस प्रकार से जवाब दिया, साउथ कोरिया इस प्रकार यानी कि कहना रवि जी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बार जो अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। हिमांशु जी मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आसमान से वॉर किया जा रहा है, समुद्र में भी वॉर ही वॉर है। क्या लग रहा है आने वाले समय में बूट्स ऑन ग्राउंड देखा जा सकता है? तरन्नुम जी, एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो पूरे विश्व का प्रेसिडेंट है, ऐसा वो एक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम ईरान की भौगोलिक स्थिति को देखें तो जगरोज जो माउंटेन्स हैं वो बहुत खतरनाक दुर्ग की तरह हैं, और जहां पर भी उनका समंदर का इलाका है वहां IRGC जो है वो बिल्कुल मुस्तैद है। इराक में जब ये टैंक लेके घुस गए थे तो इराक जो है वहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक रेगिस्तान की तरह है, वहां पर फिर भी अटैक करना बहुत आसान है। ये लोग ढूंढ किसको रहे हैं? ये ढूंढ रहे हैं वो 440 kg एनरिच यूरेनियम, जिसको इनको लगता है कि शायद अब ईरान ने उसके बॉम्ब बना लिए होंगे। देखिए अगर वहां पर ये ऊपर से अगर लैंड करते हैं, पैराशूट से लैंड करते हैं, तो इनके स्वागत के लिए IRGC तैयार है। दूसरा, सिर्फ लैंड करके मिशन खत्म करके वापस जाना वो तब हो सकता है जैसे भारत ने किया था। लेकिन अगर आपको किसी को भी वहां पे लैंड कराना है तो उसके लिए आपको एक पूरा ट्रेल चाहिए लॉजिस्टिक का, उनको खाना, पानी, इक्विपमेंट और बाकी भी जो वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट है। तो क्या आप इतना सारा वहां पे पहुंचा पाएंगे? इट इज नियरली इम्पॉसिबल अगर कि अंदर से कोई इनका साथ ना दे। और अंदर से मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कुर्द थे वो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे थे साथ देने का, तो ईरान ने उसी टाइम उन पे मिसाइल मार दी थी। तो जितने आक्रामक तेवर इस समय ईरान के हैं, अमेरिका के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड उतारना बिल्कुल एक सुसाइड मिशन होगा। मुझे नहीं लगता है कि अगर ये कोशिश करते हैं तो कोई भी एक सैनिक इनका वापस जा पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ईरान के सैन्य ताकत को कमजोर कर दिया है और सब कुछ खत्म हो चुका है ईरान का। मान लीजिए कि युद्ध बहुत लंबा चलता है, तो क्या वाकई ईरान में इतना सक्षम है, इतनी शक्ति है ईरान में कि वो अमेरिका से डट कर सामना कर पाए? ये ना एक बहुत भद्दा मजाक डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं पूरे विश्व के साथ में। उन्होंने अगर असेसमेंट किया था तो क्यों नहीं इतने दिन में वॉर रुका है? देखिए द इरानियन सिस्टम जो IRGC है दैट वर्क्स ऑन अ मोज़ेक सिस्टम। मोज़ेक सिस्टम में इनकी इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं जिनको असला, गोला बारूद और यहाँ तक कि निर्णय लेने की क्षमता भी इंडिपेंडेंटली दे दी गई है। ईरान पिछले सिर्फ 6 महीने से नहीं, जो इनका 12 दिन का युद्ध हुआ था तब से नहीं, वो पिछले 40 साल से इस युद्ध की तैयारी कर रहा है तरन्नुम जी। और उसके पास देखिए नॉर्थ कोरिया का साथ है, चाइना का साथ है, रशिया का साथ है। ओपनली नहीं है तो क्या हुआ, सार्वजनिक तौर पर ये देश भले ही उसको नहीं दिखा रहे कि हम साथ में खड़े हैं, लेकिन जिस तरह से इकोनॉमिक सैंक्शंस पे लगे हुए थे, जिस तरह की इनको हमने हर तरीके से टेक्नोलॉजी वाइज भी चैलेंज कर रखा था, लेकिन ईरान ने R&D पे बहुत खर्चा किया है। उसने ये सारी टेक्नोलॉजी आसपास से ली है और वो तो ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो कार्डबोर्ड से भी ड्रोन बना देते हैं। मतलब दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज दे हैव डेवलप्ड स्पेशली इन ड्रोन्स। और अमेरिका खुद कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक में कहा है कि हमें इनसे टेक्नोलॉजी बोरो करनी चाहिए ड्रोन्स बनाने की। तो चीप एंड बेस्ट अगर वो चीज बनाकर वो अपने पास इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इंडिपेंडेंटली इनकी यूनिट्स जो है काम कर रही हैं, मुझे नहीं लगता है ये बहुत जल्दी उनको तोड़ पाएंगे, बल्कि अमेरिका और इजराइल घुटनों पे आएंगे। आप देखिएगा, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। मैं ये नहीं कह रही कि ईरान की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन ईरान जो है एक जख्मी शेर की तरह हो गया है, जो इतना खतरनाक है कि वो मर सकता है, लेकिन वो इस समय रुकेगा नहीं। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। और चाइना को अगर वो अलाउ कर रहा है कि युआन में आप तेल खरीदिए, बाकी कंट्रीज को भी बोल रहा है,
तो कहीं ना कहीं उसको इकोनॉमिक एक जैसा ब्रीदर है वो भी मिल रहा है। तो वॉर अभी और बद से बदतर होगा एंड आई डोंट सी इट कमिंग टू अ क्लोज, एटलीस्ट ईरान को घुटने नहीं सही डालेगा। कहा हिमांशु जी आपने, क्योंकि इसी बीच जो है अब्बास अराक्ची की तरफ से भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, इस बार सीज फायर के लिए तैयार अमेरिका को होना होगा। मनोज जी मैं आपके पास ही आऊंगी, अब क्या लग रहा है, क्योंकि ये स्थिति जो है, ये वॉर जो है सर रुक नहीं रहा है, हर एक दिन बदलती और खौफनाक तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसका अंत आप क्या देख पा रहे हैं? क्या कोई मध्यस्थता के लिए सामने आ सकता है कोई भी मुल्क? क्या हिंदुस्तान हो सकता है वो? देखिए तरन्नुम जी, ऑब्वियस है कि बिना मध्यस्थता किए हुए ये युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है, और लेकिन आज के डेट में जिस तरीके से ट्रंप ने आके पूरे वैश्विक देशों के साथ जिस तरीके का उनका बिहेवियर रहा है, वो सब देश इसी ताक में बैठे हुए हैं कि जिस तरीके से आज अमेरिका चारों तरफ से घिरते जा रहा है और जिस तरीके ट्रंप डे बाय डे डिटोरिएट हो रहे हैं, वो मुझे लगता है कि विश्व के सारे देश इस चीज को देख रहे हैं। इवन यूरोपियन नेशन भी इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से इस घटना को लेके जो इंटरनली, ठीक है इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार की ट्रंप की जो नीति थी, जिस तरीके से उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का जो प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहा है। एक तो ये कारण है, लेकिन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि जिसके आज ऑब्वियस है कि अमेरिका को बिल्कुल पता है कि अगर हम ईरान पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए युद्ध में जाने के पहले इजराइल का और अमेरिका का मोटिव क्या था, उनका गोल क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। जब कोई भी देश युद्ध में जाता है तो पहले अपने गोल और एजेंडे को सेट करता है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनका अमेरिका का जो सबसे पहला स्टेप था कि हमें रिजीम चेंज करना है। तो अब हम सब देख रहे हैं कि आज तीसरे सप्ताह में भी रिजीम चेंज का कहीं से कोई वहां पे ग्राउंड लेवल पे किसी भी तरीके का कोई विरोध नहीं दिख रहा है वहां के सिविल सोसाइटी में। दूसरा जो था कि हम वहां पे जो लीडर्स को जिस तरीके से जो उनके टॉप लीडर थे उनको उन्होंने पहले ही दिन एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि देखिए अमेरिका का एक इतिहास रहा है। अगर आप इसके पहले वाले युद्ध को देख लीजिए, जब अफगानिस्तान में भी अटैक किया गया था तो उसमें भी वहां के करजई थे वो वहां से भाग लिए थे और उसके बाद अमेरिका ने वहां पे वर्चस्व स्थापित किया। आप इराक वाला में भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका का ये जो कैलकुलेशन था कि हम सुप्रीम लीडर को मार देने से हम वहां पे सत्ता परिवर्तन कर लेंगे, तो शायद ईरान में होते हुए दिख नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ जो इजराइल का जो मोटिव था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट था और ईरान के साथ है कि वो जिस तरीके से दोनों में जो कन्फ्लिक्ट आज से नहीं है, हिस्टोरिकली जो सिविलाइजेशनल वार है उन दोनों के बीच में, और वो डे बाय डे वहां पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमास को समाप्त किया, जो भी उसके प्रॉक्सी ईरान ने तैयार किए थे उसको समाप्त किया। लेबनान वाले एरिया में वो जिस तरीके से डे बाय डे एरिया कैप्चर करते जा रहा है, तो उसमें तो उसे बढ़त मिल रही है, वो अपने एजेंडे में सक्सेसफुल है। और तीसरे तरफ से आप देख लीजिए तो अमेरिका ने जो ईरान का जो सबसे उसका बेस्ट पार्ट था, उसका जो वायल सेक्टर है, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करके डिसऑर्डर कर रहे हैं। और तीसरा जो उसमें जो सबसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो मिडिल ईस्ट है, क्योंकि आज आप समझते हैं कि मिडिल ईस्ट की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी थी? अमेरिका की थी। लेकिन आज वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और आज मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक हो रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं और आगे बढ़ेगी और इसमें जो विश्व के जो देश हैं जब तक इसमें आगे नहीं आएगा, और इसमें भारत की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत आज भारत की अगर विदेश नीति को आप देख लीजिए तरन्नुम जी, तो मैं मान सकता हूँ दिस इज द गोल्डन एरा, क्योंकि आज हम चाइना के साथ भी डील कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी कर रहे हैं, रशिया के साथ भी कर रहे हैं, ईरान भी ट्रस्ट कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये पिछले 10 से 11 सालों में जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने अपनी विदेश नीति को एक धारदार बनाया है, और मुझे लगता है कि भारत इसमें एक बहुत कड़ी अहम भूमिका निभा सकता है आने वाले समय में। तो तभी जाके शायद युद्ध की जो स्थिति जो बनी हुई है वो समाप्त हो सकती है। जी ठीक है रवि जी, मैं आपके पास आऊंगी। हिंदुस्तान की चुप्पी को आप कैसे देखेंगे? क्या ये चुप्पी ठीक है या फिर रणनीतिक तौर पर अब दखल देने की भी जरूरत है? जी तरन्नुम जी, मुझे लगता है इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है भारत, क्योंकि भारत के रिश्ते ना ईरान से न सिर्फ ईरान से अच्छे हैं, इजराइल से तो बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं विश्व शांति की का संदेश देने वाला भारत और सबका साथ सबका विकास की बात करने वाला भारत, एक मजबूत हाथों की सरकार यहाँ पर है जिस पर यहाँ की 146 करोड़ की आबादी पूरी तरह से विश्वास करती है। तो एक विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझिए इस युद्ध के शुरू होने से 2 दिन पहले जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री इजराइल में थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन उसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बावजूद भी ईरान से भी लगातार हमें स्टेट ऑफ हार्मुज में जो हमारे वहाँ पे तेल टैंकर है उनको लगातार इस प्रकार से हमारा समर्थन देने की भी बात कर रहा है। लेकिन सच्चाई है कि अभी भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और अभी क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात में हमारे तेल टैंकर पर हमला भी हुआ है,
तो सर, ऐसे में कहीं वेट ना कहीं एंड वॉच वाली बहुत स्थिति में हम सर कदम कब रखा तक है। रहेंगे? रवि सर, वही सवाल है कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति में हम कब तक रहेंगे? हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है एलपीजी को लेकर। जी बिल्कुल तरुण जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सब सच्चाई ये है कि भारत के अंदर थोड़ी कालाबाजारी जरूर शुरू हो गई है गैस सिलेंडर्स को लेकर, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार सबको आश्वासन दे रही है, सरकार के पास तो अभी है स्टॉक, कोई दिक्कत घबराने की नहीं है। लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि अभी बीच में जाना मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका जिस प्रकार, या तो हमें अमेरिका से बात करनी पड़ेगी या ईरान से बात करनी पड़ेगी या हमें मध्यस्थता की बात करनी पड़ेगी। मध्यस्थता के वाले हालात अभी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि IRGC झुकने वाली नहीं है, अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसे में अगर भारत बात भी करता है तो किसी प्रकार का उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। दूसरा, अगर भारत किसी एक की तरफ अपना झुकाव दिखाता है तो दूसरी तरफ से कट ऑफ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रहा है और सभी से रिश्ते कायम रखे हुए हैं। लेकिन अभी जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है, जिस प्रकार से इजराइल भी लगातार, जैसा मैंने कभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस प्रकार से नक्शा पास करके ये बताया जा रहा है कि हम खुर्रम शहर के निशाने पर हमारे देश के बहुत सारे ऐसे जगह है, तो मतलब कहीं ना कहीं सभी देश चाहते हैं कि भारत उनका साथ दे। लेकिन भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगा क्योंकि मोदी सरकार के रिश्ते जो है सभी देशों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छे हैं और सरकार वही डिसीजन लेगी जो 140 करोड़ की आबादी के लिए सही होगा। क्योंकि हमें तेल भी चाहिए और सस्ता तेल चाहिए, क्योंकि अभी हमें बहुत नुकसान हो रहा है। जो तेल हमारे पास 7 से 8 दिन में मिडिल ईस्ट से आता था, अब हमें 45 से 60 दिनों के बीच में वो मिलेगा। तो ऐसे में बहुत नुकसान हमें हो रहा है और अभी कितना लंबा समय तक हिस्सा है यह उत्पन्न जो बना है। लेकिन सच्चाई है क्योंकि रवि जी, मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा हिंदुस्तानी भी रहते हैं, वहां पर वो काम काज करते हैं। अगर स्थिति खराब होती है तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान पर इसका कितना बड़ा असर होगा। बिल्कुल आपने सही कहा और भारत सरकार पूरी तरह से सचेत है। आपने देखा जब भी कभी ऐसे हालात बने हैं तो भारत सरकार हिंदुस्तानियों को निकालने में हमेशा सफल रही है और खासकर मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे में आप समझिए, जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट के देश और ईरान के बीच में जंग चल रही है जबकि मुस्लिम कंट्रीज है, उसके बावजूद भारत के रिश्ते न सिर्फ ईरान से अच्छे हैं बल्कि मिडिल ईस्ट के भी सभी देशों से अच्छे हैं। अमेरिका से भी हमारे रिश्ते कोई खराब नहीं है और इजराइल के साथ तो हमारा वैसे ही दोस्ताना रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं भारत सिर्फ अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव भी बनाने की कोशिश करेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि भारत विश्व शक्ति बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने भरोसा जीता है दुनिया का, तो हमें भरोसा करना होगा क्योंकि सिर्फ हमारे देश के ही लोग नहीं, जब भारत के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं तो सिर्फ वहां पे इंडियंस उन्हें पसंद नहीं करते, तो वहां के कई राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर तक छू लेते हैं। तो ये बात समझने वाली है कि आज दुनिया के अंदर मोदी जी का एक विश्वास बना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भारत अहम भूमिका निभाएगा और इसी ठीक है, सब यही उम्मीद करें। सब बिल्कुल रवि जी, सबको यही उम्मीद भी है। हिमांशु जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लगता है अगर ये युद्ध बहुत लंबा खिंच सकता है तो ईरान के पास गेम चेंजर ड्रोन और अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स बचे हुए होंगे? तरन्नुम जी, उनके पास न सिर्फ ये है बल्कि आप देखिए ना कि उन्होंने इकोनॉमी को जिस तरीके से वार किया है, वॉर सिर्फ मिसाइलों से, बूट्स ऑन ग्राउंड से या ड्रोन से नहीं लड़ा जा रहा है। आप इकोनॉमी को पूरा चोक कर रहे हैं। उन्होंने जो एक्सेस जो डिनाइल कर दिया है फॉर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ईरान बहुत सारे लेयर्स पे युद्ध कर रहा है। आप देखिए जो तेल का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर तेल का कमी होता है तो हमारे मोरबी में जो टाइल्स बनाने की फैक्ट्रीज हैं उन पे असर पड़ेगा। उर्वरक नहीं आएगा तो पूरे विश्व में आप देखिए तो फसलें अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि वो उसका बाय प्रोडक्ट है, उर्वरक उसी से बनता है। खाना पीना वो सब चीजें छोड़ दीजिए। तो ईरान का जो एक बड़ा गेम प्लान है वो है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना। और जहां तक उनके मिलिट्री माइट की बात है तो उनकी वायुसेना बहुत कमजोर है, उनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है, स्ट्रैटेजी। और युद्ध देखिए सिर्फ बहुत अच्छे आपके इक्विपमेंट से नहीं जीते जाते हैं, युद्ध जीते जाते हैं रणनीति से। रणनीति में वो बहुत बेहतरीन है, उनको हर चीज को जो उनके पास इस समय अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करना आता है। वो अभी झुकेंगे नहीं। अभी तो उन्होंने अपनी नई नई मिसाइलें सेजिल और खुर्रम जो है वो अभी निकालनी शुरू की है। उनके पास जखीरे बहुत ज्यादा हैं। और अब आप देखिएगा आने वाले टाइम में जिस तरीके से अब जो युद्ध की विभीषिका है वो और जैसे जैसे बढ़ेगी, क्योंकि अब अमेरिका जो है बहुत ज्यादा झल्लाया हुआ है, बौखलाहट में है, वो गलती करेगा और उसके बाद ये अपना जिस तरीके से हर एक
एक से एक विध्वंसक मिसाइलों के मुंह खोल देंगे, आगे स्थिति खराब होगी। बिल्कुल ईरान केपेबल है इस चीज को करने के लिए। जी तरन्नुम जी। हिमांशु जी, एक चीज और समझेंगे, खाड़ी देशों की भूमिका को आप इस पूरे महायुद्ध में कैसे देख रही हैं? देखिए, जो स्थिति है बहुत साफ है। ईरान कह रहा है कि मैं आपके ऊपर हमला नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उन बेसिस को अटैक कर रहा हूं जहां पे अमेरिकन सैनिक या किसी भी तरीके इजरायली सैनिक हैं या आपका कमांड सेंटर है। और बहुत सही सी बात है। देखिए, अगर हमारे ऊपर हमारे पड़ोसी के घर में बैठ के कोई हमला करेगा तो हम तो बिल्कुल जवाब देंगे। यही स्थिति में ईरान इस समय आया हुआ है कि जो अमेरिकन बेसिस हैं, इवन यहां तक कि बहरीन में जो अमेरिकन फ्लीट, 5th फ्लीट थी, जिसका काम था हॉर्मुज में जो अगर नाकेबंदी होती उसको खोलना, उस तक को उसने तबाह किया है। टर्की जैसा देश वो कह रहा है कि ये पूरे मुसलमानों पे हमला है और पूरे एक मुसलमान बिरादरी को एक साथ आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रीज हैं, चाहे सऊदी अरेबिया है या कतार है, कुवैत है, कोई भी है, एक समय में कुवैत और कतार तो सऊदी अरेबिया, दुबई जैसे हुआ करते थे, लेकिन अमेरिका की वजह से वो तबाह हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान ने जो किया है वो उसने अपने आत्मरक्षा के लिए किया है। अगर ईरान पर हमले इन बेसिस से होते हैं या जो उनके अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं वो लोग वहां पर प्लानिंग करते हैं या मोसाद के लोग पकड़े जाते हैं और जो इजराइल है उसकी तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। ये क्या होता है कि देखिए, आपने खुद हमला कर दिया और नाम ईरान का लगा दिया। तो इजराइल इस तरह की चीजें भी कर रहा है जिससे इजराइल का विश्वास भी कम हो रहा है। तो इस समय ईरान पर इसीलिए मिडिल ईस्ट के देश जो है हमला नहीं करना चाह रहे हैं। वो एक और स्थिति नहीं चाहते जैसा अरब स्प्रिंग में हुआ था। वो नहीं चाहते हैं कि वहां की जो राजशाही है उसके खिलाफ लोग विद्रोह कर दे। तो बहुत सारे डायनामिक्स है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देयर आर मेनी लेयर्स टू इट। वो एक आप परत खोलेंगे उसके नीचे कुछ और निकलेगा। लेकिन ईरान ने उस हर एक चीज को समझ के बहुत स्ट्रैटेजिकली अपने मूव को प्लान किया है और वो वही चीजें कर रहा है जिससे यहाँ की जो सरकार है, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट की बल्कि छोटी छोटी कंट्रीज जो वियतनाम टाइप कंट्रीज है जिनमें ऑयल का संकट शुरू हो गया, ऑस्ट्रेलिया के गांव में शुरू हो गया है, फ्रांस वगैरह में देखिए तो जो पहले ही रशिया और यहाँ से तेल आता था वो बंद हो गया। सर्दियां वहां इतनी भीषण पड़ती है, अगर यहाँ से भी सब कुछ बंद हो जाएगा तो कहाँ यूरोप से लेके एशिया से लेके हर जगह इसका प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल इसका प्रभाव जो है हिमांशु जी बिल्कुल पड़ रहा है। मनोज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए तरन्नुम जी, इसमें हिंदुस्तान, मैंने जैसे पहले ही बताया कि विदेश नीति में अभी बिल्कुल गोल्डन एरा की स्थिति में है। मैं एक आपको याद दिलाना चाहूँगा, ऑपरेशन सिंदूर के समय में जिस तरीके से भारत के खिलाफ पाकिस्तान और खास करके चाइना जो खुल के जिस तरीके से मैदान में आया था और कहीं ना कहीं अमेरिका भी एक तरीके से खड़ा था। आप देख सकते हैं कि भारत उसी का वेट एंड वॉच कर रहा है कि किस प्रकार से इन सबका गठजोड़ एक्सपोज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत बहुत ही अच्छे पोजीशन में है और नो डाउट जो जिस तरीके की समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से MEA काम कर रहा है, जिस तरीके से ईरान के साथ और खास करके मिडिल ईस्ट के साथ जो भारत की जो वार्ताएं चल रही हैं, वो जो भी स्कार्सिटी है उसको ये लोग त्वरित रहते हुए इस चीज को दूर कर सकते हैं, क्योंकि भारत के पास इसका अनुभव है। आप देखिए, जब कोविड-19 के समय में जिस तरीके से पूरा विश्व सफर कर रहा था, उसमें भारत ने वैक्सीन बना के जिस तरीके से अपने नागरिकों की रक्षा की और अपने नागरिकों के ही नहीं बल्कि आप देख सकते हैं विश्व के बहुत सारे देशों के सामने जो डिप्लोमेसी जो होता है, फॉरेन डिप्लोमेसी, उसके माध्यम से मदद की। तो मुझे लगता है कि आज ये जो क्राइसिस आ रहा है, ऑब्वियस है कि भारत को एक अल्टरनेट थॉट की तरफ जाना पड़ेगा और इसमें देश के नागरिकों को भी सोचना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गैस हम बाहर से लेके आते हैं, हम तेल बाहर से लेके आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल डिपेंडेंट रहे, क्योंकि ये युद्ध भारत ने नहीं छेड़ा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस देश के नागरिकों को ध्यान देने की जरूरत है और खास करके जो कालाबाजारी जो हो रहा है, जिसके चलते पूरे जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, उसमें भी सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए इस तरीके की चीजों को, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक जो भी स्टेटमेंट आ रहा है उसमें कहीं से भी स्कार्सिटी की बात नहीं हो रही है कि हमारे पास किसी भी चीज की कमी है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो लोग हैं उनको सरकार एक डिसिप्लिनरी एक्शन ले, ताकि जिससे इस तरीके के जो आम जनता में जो एक भय जो क्रिएट हो रहा है उसको हम दूर कर सकें। और बिल्कुल मनोज, सरकार भी कह रही है कि पैनिक सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगी, वक्त ही बेहद कमी है। मनोज जी, रवि जी, हिमांशु जी, आप तीनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर